हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करी थी कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका लिंक हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनका प्रभाव क्या पड़ता है औरतों की ज़िंदगी के ऊपर और वो कैसे लिंक्ड है औरतों की ज़िंदगी से। लेकिन अभी के लिए हमने सिर्फ बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में कि हमें बताया जा रहा था कि जो सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे क्लास और कास्ट स्ट्रक्चर और उनके साथ अगर हम और सारी चीज़ों को अगर मर्ज कर दें, जैसे सोशल पैटर्न्स जो एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, जेंडर रिलेशंस, हमने मोड्स के कॉन्सेप्ट को भी काफ़ी डिटेल तरीके से समझा था, कस्टम्स और कुछ जो इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये औरतों को मर्दों के कंपैरिजन में एक सेकेंडरी स्टेटस देते हैं। प्राइमरी स्टेटस यानी कि किसके पास है, वो है सोसाइटी के मर्दों के पास। सेकेंडरी स्टेटस मिलता है औरतों को और ये चीज़ समाज में और गहरी चलती जाती है, गहरी होती चली जाती है। अपनी जड़ें जो है सामाजिक तौर पर इस चीज़ की बहुत मजबूत होती चली जाती है, जिसकी वजह से औरतों के साथ भेदभाव जो होता है वो समाज के अंदर वो शुरू हो जाता है। अब हम सोशल स्ट्रक्चर को भारत के समाज के पर्सपेक्टिव से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझते हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कास्ट स्ट्रक्चर की और कैसे उसका इम्पैक्ट जो है वो औरतों के जीवन पर उतरता हुआ चला आया है भारत के अंदर, फ्रॉम पास्ट एरा टू प्रेजेंट एरा एंड इट इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। देखो, औरतें जो सबऑर्डिनेटेड हैं, मतलब मर्दों के कंपैरिजन में, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा लिबर्टीज, फ्रीडम, राइट्स ये सब बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ देखने को मिलती है डैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो औरतों को जो सोसाइटी ने, भारत के समाज ने जो सबऑर्डिनेटेड रोल दिया है ये काफ़ी हद तक रिलेटेड है, लिंक करा जाता है इसको विद द कास्ट हिरार्की। यानी कि ये जो कास्ट के अंदर जो हिरार्किकल पोजीशंस होती हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना, ये ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट, मतलब ये कोई ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट नहीं होता, ट्रायंगल बनाकर एक डिनोट करा जाता है कास्ट हिरार्की का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर टॉप पर आते हैं ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास, फिर शूद्र और उसके नीचे अनटचेबल्स जिनको कहा जाता है चंडालास। वो वर्ण सिस्टम के वैसे बाहर होते हैं, लेकिन दिस इज़ द ओवरऑल कास्ट हिरार्की। यहाँ पर इस पूरी कास्ट हिरार्की में आप किसी को भी देख लो, कहने का मतलब ये है, आप बात चाहे ब्राह्मणों के परिवारों की कर लो, क्षत्रियों के परिवारों की कर लो, वैश्यास, शूद्र या चंडालास के परिवार की कर लो, इन सब में देखकर हमें ऐसा लग सकता है कि अगर प्योरिटी और पॉल्यूशन के बेसिस पर भी अगर हम बात करें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो कास्ट है वो प्योर कास्ट समझी जाती है। वैश्यास के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है सच, लेकिन शूद्रों की जो कास्ट है उसको समझा जाता है इम्प्योर कास्ट या पॉल्यूटेड कास्ट। देखकर हमें ऐसा लगता है कि ब्राह्मण्स की क्योंकि सबसे ऊपर पोजीशंस है, क्षत्रियों की उसके बाद है, तो एटलीस्ट इन परिवारों में तो औरतों को अच्छे खासे राइट्स, लिबर्टीज, फ्रीडम्स वगैरह मिलते होंगे और इनको सबऑर्डिनेटेड पोजीशन में नहीं रखा जाता होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो रियल सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है। अब आप अगली लाइन पढ़ो, आप चौंक जाओगे इसको पढ़कर। जितनी हायर कास्ट होती है भारत के समाज में, ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई है, जितनी हायर कास्ट है, यानी कि अगर आप शूद्र से होते हुए वैश्य की तरफ जाओ, वैश्य से होते हुए क्षत्रिय की तरफ और क्षत्रिय से होते हुए ब्राह्मण की तरफ अगर आप जाओ, कास्ट के लैडर में जैसे अगर आप बढ़ते चलोगे उतनी ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट के अंदर आपको रिस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट्स नज़र आएंगे औरतों की ज़िंदगी के ऊपर। ये चीज़ कैसे कही जा सकती है अभी हम इसको थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा विचित्र लगती होगी, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा क्या ही हो जाएगा अगर हम औरतों को एक बराबरी की पोजीशन दे देंगे मर्दों के साथ। क्या वो भग जाएंगी, दूसरी शादी कर लेंगी, हवा में उड़ने लगेंगी, या फिर इस देश में
मर्दों का शोषण होने लग जाएगा, मर्दों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होने लग जाएगी। देखो, इस समाज को कंट्रोल तो जो कर रहे हैं भारत के अंदर वो मर्द ही कर रहे हैं, और औरतों की जो सबॉर्डिनेटेड पोजीशन है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, वो भी मर्दों की वजह से, इस चीज़ को डिनाई नहीं करा जा सकता है। मर्दों को लेकिन क्या डर, क्या है, दिक्कत है क्या कि औरतों को सबॉर्डिनेटेड वे में क्यों रखा जाता है, क्यों उनको दबाकर रखा जाता है। बात चाहे मर्दों की ज़िंदगी में उनकी बहनों की आ जाए, उनकी मम्मी की आ जाए, बीवी की आ जाए, गर्लफ्रेंड की आ जाए, तो मर्दों ने आज तक किसी भी औरत को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब ओवरऑल यहाँ पर मर्दों की बात चल रही है, ओवरऑल यहाँ पर समाज की बात चल रही है, समाज के स्ट्रक्चर और ढांचे की बात चल रही है, सारे मर्दों के ऊपर हम यहाँ पर बेसिकली कमेंट कर रहे हैं कि मर्दों ने ऐसा क्यों नहीं करा कि औरतों को अपने बराबर की पोजीशन दी हो, अपने बराबर के अधिकार दिए हों। हमेशा सबॉर्डिनेटेड वे में वो उनको क्यों रखते हैं। अब यहाँ पर सबॉर्डिनेटेड वे में रखने का मतलब ये भी होता है, देखो ऐसा नहीं होता कि अगर आप सबॉर्डिनेटेड वे में, जैसे जो वर्ड है सबॉर्डिनेशन, के नीचे रखना औरतों को, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको मार रहे हो, आप उनको दुख पहुंचा रहे हो, दर्द पहुंचा रहे हो, आप उनको रुला रहे हो, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, बदनामी कर रहे हो। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इक्वल स्टेटस और इक्वल राइट्स क्यों नहीं हो सकता है। जैसे अभी हम नीचे यहाँ पर पढ़ेंगे इस चीज़ को। घर का कोई जो मर्द है, मान लो कि उसको बाहर, मतलब वो घर के बाहर है या बाहर घूमना पसंद है उसको, तो अगर घर का बेटा अगर रात को 10 बजे बाहर है और घर वालों को टेंशन नहीं है, ठीक है, तो एक लड़की से ये क्यों बोल दिया जाता है कि 8 बजे तक अगर तुम बाहर हो तो ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई, तुम्हें तो घर पे लौट के आ जाना चाहिए। अब आप कहोगे कि बाहर का समाज ऐसा है, समाज में डर होता है और हर कोई अपनी बहन बेटियों को, बीवियों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, समाज में कुछ गलत दृष्टि के लोग भी होते हैं जो कि कुछ ना कुछ वारदात कर सकते हैं हमारी बहू बेटियों के साथ, इस वजह से हम उनको रोकते हैं। लेकिन बात फिर वहीं आ गई ना घूम फिर के, सच कि समाज के अंदर ऐसा क्यों है कि मर्दों को डर नहीं है बिल्कुल भी रात को घूमने से, अकेले घर पर आने से, वहीं पर ये डर औरतों के लिए एग्जिस्ट ही क्यों करता है। रेप होने को एक औरत, एक लड़की, मर्द का भी तो रेप कर सकती है, उसको भी तो ये डर लग सकता है कि मेरे को छेड़ देंगे, मेरे कपड़े फाड़ लेंगे, मेरा रेप कर दिया जाएगा, कुछ लड़कियां मेरे को पकड़ के मेरा रेप कर देगी। ये डर मर्दों को क्यों नहीं होता, औरतों को क्यों है। समाज का ढांचा, मतलब बात सिर्फ यहाँ पर रेप की, शोषण की या फिर कम राइट्स की नहीं हो रही, यहाँ पर हम ओवरऑल एक पिक्चर सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर ओवरऑल मर्दों को हर चीज़ का एक एडेड एडवांटेज है और वहीं पर औरतों को नहीं है। क्या है रीज़न, तो पहले तो कुछ सवाल समझते हैं रीज़न को जानने से पहले। राइटर यहाँ पर आपसे खुद पूछ रहे हैं कि इट माइट बी रेलिवेंट टू आस्क, आप अपने आप से भी ये सवाल करो, और कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये वाले सवाल होते हैं कि पास्ट में, जैसा प्रेजेंट सिनेरियो में हमें देखने को मिलता है कि मर्द और औरत इक्वल नहीं है भारत के समाज के अंदर, तो पास्ट में ऐसी क्या नीड ही क्या थी कि औरतों को कंट्रोल करा गया। जैसे अगर घर की बहू बेटियों को कंट्रोल करा जाता है आज भी, कंट्रोल मतलब यही रिस्ट्रिक्शंस लगाना, या फिर ऐसा नहीं करना, तुम्हें वैसा नहीं करना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ऐसे बैठा करो, वैसे बैठा करो, इतना ज़्यादा समझाया जाता है, तो कभी ना कभी तो ये प्रक्रिया, चाल चलन शुरू हुई होगी ना। ये कहीं ना कहीं एक इनहेरिटेंस से तो आई होगी ना, कि आपने अपने पापा को देखा होगा कि वो आपकी बहन से ऐसे बोलते हैं, ठीक है, उसको तौर तरीके समझाते हैं, फिर वही चीज़ एक बेटे ने सीखी, वो अपनी बेटी के साथ ऐसा करने लगा, फिर अगले जनरेशन में ये चीज़ गई, समाज में फिर बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस करने लगे, वो बहू बेटियों को ऐसे, इस तरीके से लड़कियों को ऐसे समझाने लगे, और ये चीज़ आज भी अपना असर दिखाती है। तो सवाल ये उठता है सबसे पहला कि नीड ही क्या जागी पास्ट में औरतों को कंट्रोल करने के लिए। क्या लोगों को ऐसा फील हुआ कि औरतों को अगर पावर मिल जाएगी तो वो कुछ खतरे की घंटी हो जाएंगी। अगर औरतों को अगर पावरफुल पोजीशन मिल जाएगी, वो एक प्रेस्टिजियस पावरफुल पोजीशन के अंदर आ जाएंगी, तो ये मर्दों को ऐसा फील हुआ क्या कि ये उनके लिए खतरा है, या समाज के लोगों को ओवरऑल ये फील हुआ कि औरतों को पावर में नहीं आना चाहिए। उनका पावर में आने का ये मतलब होगा कि दूसरों की ज़िंदगी जो है वो एंडेंजर होने लग जाएगी, और ये सब चीज़ें मतलब औरतों को कम
लिबर्टी देना, फ्रीडम देना, ये सब चीज़ें कैसे लिंक्ड हैं मटेरियल रिसोर्सेज के साथ, यानी कि उनको जैसे प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, या फिर जैसे कोई परिवार इतना सक्षम नहीं है तो वो ये सोचते हैं कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छा खाना तो वो बेटों को ज़्यादा खिलाते हैं, अगर वो एक टाइम का दूध अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बेटे को पिलाएंगे। लड़कियों को हर एक चीज़ से क्यों वंचित रखा जाता है? ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें समाज के अंदर जो कास्ट बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हैं पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। देखो, कास्ट बाउंड्रीज जो हैं वो आज तक समाज के अंदर मेंटेन रही हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट प्योरिटी एंड पॉल्यूशन कॉन्सेप्ट, जहां पर मैं आपको बता रहा था कि कुछ कास्ट को समझा जाता है कि वो प्योर है और बाकियों को समझा जाता है कि वो पॉल्यूटेड है। तो प्योरिटी और पॉल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं या ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पर कास्ट बाउंड्रीज हमारे भारत के समाज के अंदर पास्ट में क्रिएट होना शुरू हुई थी, और ये कहीं ना कहीं ये जो कास्ट बाउंड्रीज हैं ये औरतों की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं? अगर हम प्योरिटी और पॉल्यूशन के बेसिस पर औरतों की जिंदगी को समझने की कोशिश करें तो हमें ये पता लगेगा कि जो लोअर कास्ट की जो औरतें हैं उनको इतने ज़्यादा राइट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर लोअर कास्ट के जो मर्द हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या फिर चंडालास की अगर आप बात कर लो, अनटचेबल्स की अगर आप बात कर लो, उनके साथ अगर छूत प्रैक्टिस हो रही है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, तो ऐसे पॉल्यूटेड कास्ट को, मतलब समाज में जिसको पॉल्यूटेड कास्ट बोला जा रहा है, हमें ये वाली टर्म्स वैसे आज के ज़माने में यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एंशिएंट पास्ट में यूज़ होती थी और हम प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आज के समाज के संदर्भ में आपको ये वाले टर्म्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम एंशिएंट पास्ट को, भारत के एंशिएंट पास्ट को समझने की कोशिश करें, सोसाइटल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, तो हमें ये समझ में आता है उससे कि जो लोअर कास्ट की जो अपर कास्ट की जो औरतें हैं, हो सकता है कि उनकी पोजीशन तो फिर भी थोड़ी सी बेटर रही हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस उनके साथ ना होती हो, लेकिन लोअर कास्ट के मर्दों के साथ क्योंकि ये सब हो रहा है तो फिर जो औरतें हैं उनके साथ तो और भी ज़्यादा बदसलूकी होती होगी। तो एक तो जो स्ट्रिक्ट प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसने कास्ट बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं जिसका जो प्रभाव है वो औरतों की ज़िंदगी पर पड़ा। इसके अलावा जो रूल्स हैं कॉमनसैलिटी के, ये कॉमनसैलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, इसको समझते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कॉमनसैलिटी। कॉमनसैलिटी दोस्तों एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस को कहा जाता है। आपको इस टर्म में क्या वर्ड नजर आ रहा है? यहां पर आपको वर्ड नजर आ रहा है कॉमननेस, कॉमनसैलिटी। ये एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस है जहां पर सब लोग खाने को साथ में खाते हैं और उसको शेयर करते हैं, मतलब एक साथ खा रहे हैं, उसको हम कॉमनसैलिटी कहते हैं। ये एक तरीके से आपके टेबल मैनर्स को दिखाता है विद इन अ फैमिली। ये कहीं ना कहीं आपके परिवार में टेबल मैनर्स के साथ एसोसिएटेड होता है कि जब डिनर का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ रखे हैं। अब डाइनिंग टेबल का मतलब ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर डाइनिंग टेबल ही हो आपके घर में, चटाई पर भी बैठे हो, लेकिन सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो उसको हम कॉमनसैलिटी कहते हैं। मतलब पर वर्ड जो इंग्लिश में यूज़ करा जाता है वो टेबल मैनर यूज़ करा जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में डाइनिंग टेबल होगी, उसी पे सब लोग बैठे होंगे तो ही हम उसको कॉमनसैलिटी कहेंगे। आप चटाई पर बैठ के खा लो, दरी बिछा लो, ज़मीन पर खा लो, कहीं पर भी खा लो, लेकिन सब लोग साथ में खा रहे हैं बैठकर। 4-5 थालियाँ साथ में लगी हुई है। डिनर का जब टाइम हो गया तो सब लोग अपने अपने कमरे से निकल कर आ गए और सब लोग साथ में खा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे घर पे दादा दादी हैं, आपकी बुआ फूफा हैं, कोई भी हैं घर पे, वो सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं डेली बेसिस पर। आपके परिवार का ही नियम है, तो उसको हम कॉमनसैलिटी कहते हैं।
अब एक कॉमनसैलिटी बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? कॉमनसैलिटी एक तो देखो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है ये वाला कॉन्सेप्ट, उसको और ज़्यादा यानी कि बढ़ावा मिलता है आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को, वो रीइंफोर्स होती है आपकी कल्चरल आइडेंटिटी कि आप लोगों से प्राउडली बोल सकते हो कि हमारे घर पे तो सब लोग साथ में खाना खाते हैं। फिर ये हेल्प करता है इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। कैसे? कॉमनसैलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर अभी तक तो मैं आपको जितना भी एग्जांपल दे दे के बता रहा था वो परिवार का एग्जांपल देकर बता रहा था कि आपके घर परिवार के अंदर सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन कॉमनसैलिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम कास्ट के साथ एसोसिएट करें तो यहाँ पर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि एक जो सेम कास्ट के लोग होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ खाना खा सकते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम एंशिएंट पास्ट में देखें तो क्या ब्राह्मण जो हैं वो क्या पसंद करेंगे कि उनके साथ शूद्र जो है वो बैठ के खाना खाएं? नहीं। जो शूद्र हैं वो अगर वैश्यस के साथ बैठे हो या क्षत्रियस के साथ भी बैठे हो तो क्या वैश्य या क्षत्रियों को पसंद आएगा कि शूद्र उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं? अब हम यहाँ पर सवाल ऐसा नहीं पूछ सकते क्या शूद्रों को पसंद आएगा कि वैश्य क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, क्योंकि कास्ट के संदर्भ में, कास्ट हिरार्की के संदर्भ में ये तो लोएस्ट लेवल पर है, तो इनके ऊपर तो कोई चॉइस ही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि शूद्रों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो समाज ये कहेगा कि शूद्र होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। सवाल तो पूछना चाहिए हमें ब्राह्मणों से, वैश्य क्षत्रियों से या फिर वैश्याओं से। तो जो ब्राह्मण कास्ट हिरार्की, क्षत्रिय कास्ट हिरार्की और वैश्य कास्ट हिरार्की, जो हिरार्की के जो लोग हैं वो बेसिकली कैसे भी करके खाना पसंद नहीं करते थे शूद्र कम्युनिटी के लोगों के साथ। लेकिन जो लोग सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, सेम कास्ट हिरार्की से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण विद ब्राह्मण, कभी कभार ऐसा भी चल सकता है कि ब्राह्मण विद क्षत्रिय, क्षत्रिय क्षत्रिय, समटाइम्स क्षत्रिय विद वैश्यास, वैश्यस वैश्यस, एंड ऐसा नहीं होगा लेकिन वैश्यस विद शूद्र, शूद्र शूद्र। ये अगर कॉमन कास्ट के जो लोग हैं साथ में मिलकर अगर खाना खाएंगे या इनको साथ में बैठकर खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है तो वो भी एक कॉमनसैलिटी का एक कॉन्सेप्ट के मतलब वो भी एक कॉमनसैलिटी का कॉन्सेप्ट है। कॉमनसैलिटी का कॉन्सेप्ट आपको ये भी दिखाता है कि अगर आप जिसके साथ टेबल मैनर शेयर कर रहे हो, खाना खाना आपको उसके साथ अजीब व गरीब नहीं लग रहा, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है दूसरों के साथ खाना खाना अजीब व गरीब, तो ये हमें शो करता है कि सोसाइटी में एक पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग हैं या दूसरी कास्ट के जो लोग हैं, तो सोसाइटी के अंदर ये दो फिनोमेना किस तरीके से वर्क करते हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। आप अपना खाना खाते हुए किन किन लोगों को इंक्लूड करना पसंद करोगे और किन किन लोगों को एक्सक्लूड कर दोगे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पास्ट से लेकर अभी तक ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमनसैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये एक पावरफुल सोशल टूल माना जाता है, ये एक पावरफुल सोशल टूल माना जाता है फॉर डेवलपिंग बॉन्डिंग। इससे बॉन्डिंग डेवलप होती है सिमिलर कास्ट के जो लोग हैं उनके बीच में। ठीक है, इससे सोशल कनेक्शंस भी बनते हैं, इससे सोशल कनेक्शंस भी बनते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना चाय पे चर्चा करना, तो अगर वो चाय पीने भी अगर सेम कास्ट के अगर लोग आ रखे होंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन इनहेंस होता था एंशिएंट पास्ट के अंदर। ठीक है, कॉमनसैलिटी का कॉन्सेप्ट लेकिन बाउंड्रीज क्रिएट कर देता है, क्योंकि यहां पर जैसा कि हमने डिस्कस करा ये चीज डिसाइड होती है कि कौन लोग एक ग्रुप का पार्ट है और किन लोगों को लेफ्ट आउट करके रखा जाएगा। यहां पर क्योंकि जो आपके मील्स होते हैं, जो खाना बना हुआ है
एक घर परिवार में, वो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को भी शो करता है। और फिर ये जो टेबल मैनर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर बात यहां पर खाने के साथ साथ टेबल मैनर्स की भी हो रही है, तो इसमें फिर ये भी होता है कि कुछ जो कास्ट के जो लोग होते हैं वो फिर ये भी डिसाइड करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जैसे एक डाइनिंग टेबल है, तो इसके अगर आप इस तरफ देखो या फिर इस तरफ देखो, तो यहाँ पर जो लोग बैठते हैं दे आर रिगार्डेड एज दे आर रिगार्डेड एज दे आर रिगार्डेड एज हेड ऑफ द फैमिली, दे आर रिगार्डेड एज हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली कॉमनसेलिटी के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कॉमनसेलिटी के अंदर जो एक कॉमन जो लोग होते हैं वो साथ में बैठकर जैसे खाना वगैरह जो शेयर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनके अंदर बियॉन्ड ईटिंग, अगर हम खाने की बात को छोड़कर और सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करें, कि खाने पीने के अलावा उनके अंदर एक शेयरिंग का भी एक नेचर जो है वो देखने को मिलता है। शेयरिंग का नेचर मतलब जैसे जनरली हम बोलते हैं कि यार आपने वाली डिश कैसे बनाई, क्या क्या आपने इसके अंदर डाला, तुमने ये वाला खाना कैसे बनाया, मुझे भी बताना अगली बार अगर अगर तुम बनाओगे तो कॉमनसेलिटी बेसिकली एक प्रकार से एक बॉन्डिंग को दिखाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? कॉमनसेलिटी समझ में आया कि है क्या अल्टीमेटली कंसेप्ट, बताओ। तो अगर हम एक वर्ड में बात करें इसके बारे में, कॉमनसेलिटी दिखाता है सोसाइटी के अंदर, जैसा पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हो ना एक टर्म इगैलिटेरियनिज्म को, जितना हैवी ये वर्ड है उतना इजी इसका मीनिंग है। ये इक्वालिटी को शो करता है कि कौन से लोग समाज के अंदर ये समझते हैं कि सामने वाला जो हमारे साथ बैठकर खा रहा है क्या उसकी औकात है हमारे साथ बैठकर खाने की। अब ये मैंने ऐसा इतना रूड वर्ड क्यों यूज करा, ये मेरा वर्ड नहीं है, ये समाज के ढांचे का वर्ड है। समाज में आप गांव में दूर दराज के इलाके में चले जाओ, देहाती गांवों में चले जाओ, जहाँ पर ये कास्ट हिरार्की का कॉन्सेप्ट आज भी जिंदा है। बहुत सारे गांव हैं ऐसे, अनगिनत गांव हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ की एक्सेप्टेंस सारे मेंबर से देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात करी थी, शहरों के अंदर याद है जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रहा था कि शहरों के अंदर जो कास्ट है वो एक इनविजिबल फैक्टर बन जाता है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा। आप अपना लंच किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो। मान लो कि आप मेरे साथ डिनर कर रहे हो और मैंने अपने हाथों से आपको कुछ खिलाया, तो यू विल नॉट आस्क मी माई कास्ट, माई स्टेटस, और आप मुझे अपने हाथों से कुछ खिला रहे हो तो ना ही मैं आपसे पूछने वाला हूँ। शहरों के अंदर क्योंकि हमने ऐसा बचपन से देखा ही नहीं है, लेकिन गाँव में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप किसके साथ बैठकर, मतलब बात सिर्फ यहाँ पर गांव की नहीं है, मतलब हम ऐसे विलेज की बात कर रहे हैं जहाँ पर कास्ट हिरार्की, वर्ना सिस्टम, ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आज भी जिंदा है। क्योंकि वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से कि उनके साथ जो बैठकर खा रहा है या खा रही है तो क्या उनकी औकात है हमारे साथ बैठकर खाने की, हमारे साथ बैठकर पीने की। अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, मतलब एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताऊंगा कि आप शराब पीते हुए भी महफिल में किसको बिठाओगे, ये भी कहीं ना कहीं कास्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, जहाँ पर कास्ट का फैक्टर जिंदा होता है जिन एरियाज़ में, जिन रीजन्स में, जिन विलेज एरियाज़ में। हर किसी के साथ बैठकर आप धूम्रपान, मदिरा का सेवन नहीं करोगे, खाना तो फिर बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये पढ़ रहे थे कि ये जो कास्ट बाउंड्रीज हैं ये आज तक इसलिए मेंटेन्ड है क्योंकि स्ट्रिक्ट प्योरिटी इन पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है फॉलो होता है। देखो खाने के अंदर भी आपने देख लिया कि प्योरिटी इन पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो हो रहा है। कॉमनसेलिटी के जो रूल्स हैं वहां पर कास्ट बाउंड्रीज आपको देखने को मिल रही हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर भी आपको कास्ट बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं, दैट इज नोन एज एंडोगेमी। क्या होता है ये एंडोगेमी, बताओ, सुना ये टर्म?
बताओ क्या होता है एंडोगेमी? मयूर, रिया, आकांक्षा। यस, अपने ही ग्रुप के अंदर, अपने ही कास्ट, अपने ही वर्ण के अंदर शादी करना। दो वर्ड होते हैं, यहां पर हम डिनोट करके इसको लिखते हैं। जो ये एंडोगेमी होता है, एक वर्ड है एंडोगेमी और दूसरा वर्ड होता है इसका अपोजिट एक्सोगेमी। एंडोगेमी के अंदर जो मैरिज के रूल्स होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं। एंडोगेमस मैरिजेस मतलब आप उनको कह सकते हो, ऐसी शादियों को कह सकते हो जब कोई शादी करता है विद इन हिज और हर ओन वर्ण, अपनी ही कास्ट में, अपनी ही बिरादरी के अंदर किसी को अगर शादी करना पसंद है, या फिर पसंद क्या मतलब रूल्स हैं, मतलब ऐसे सोसाइटी के कि भाई अपनी ही कास्ट में शादी हो सकती है, हमारे तो अपनी ही शादी होती है, अगर आप ऐसी बातें करते हो तो यानी कि आपके यहाँ एंडोगेमस मैरिज होती है। एक्सोगेमी में क्या होता है? एक्सोगेमी में जो शादियां होती हैं, यू कैन मैरी आउटसाइड वंस ओन वरना, यानी कि आप अपनी कास्ट के बाहर भी शादी कर सकते हो, वो होती हैं एक्सोगेमस मैरिजेस। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एंडोगेमी मैरिजेस होती हैं अपनी ही बिरादरी में, अपनी ही कास्ट, अपने ही वर्ण के अंदर अगर आप शादी कर रहे हो, तो ये चीज़ कुछ लोग क्यों मेंटेन करते हुए आए हैं कि हमारे तो शादी यार हमारी बिरादरी के अंदर, हमारे ही लोगों के अंदर, हमारे ही कास्ट के लोगों के अंदर होती है, वर्ण के अंदर होती है। क्योंकि पुराने ज़माने के जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जिनके पास ज़मीन थी, ज़मीन की वजह से उनके पास रुतबा था, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो ज़मींदार थे, और कुछ कुछ जो सोशल क्लासेस थी, अब सोशल क्लास मतलब कोई भी सोशल क्लास जिनके पास भले इतना पैसा नहीं था लेकिन एक आइडेंटिटी थी, तो वो या तो दो रीज़न है, वो या तो अपनी वेल्थ को और अपनी प्रेस्टीज को बरकरार रखना चाहते हो कि यार हम अमीर हैं तो हम अमीर घराने में ही शादी करवाएंगे अपनी बेटी की, अपने बेटे की, ताकि दोनों परिवार जो हैं वो बैलेंस रहें अपनी इक्वेशंस में। या फिर कुछ लोग इसको देखते हैं कि जो एंडोगेमस मैरिजेस हैं वो आज तक इसलिए ज़िंदा हैं या पास्ट में इसलिए आना शुरू हुई थी क्योंकि कुछ लोग अपने स्टेटस को बरकरार रखना चाहते थे कि भाई हमारी बिरादरी इतनी स्ट्रांग है और इतने सारे लोग हैं कि इनफ हैं वो लड़के और लड़कियां कि हमारी लड़की की शादी अपनी ही बिरादरी के लड़के में हो जाएगी और हमारे लड़के की शादी अपनी ही बिरादरी की लड़कियों में हो जाएगी, कोई ना कोई किसी ना किसी घर परिवार का मिल जाएगा, लेकिन हम आपस में ही शादी करते हैं। और एक्सोगेमस मैरिजेस में क्या होता है? एक्सोगेमस मैरिजेस में वो इसलिए होती हैं शादियां क्योंकि यहां पर लोगों की जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है। यहां पर लोग ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस देते हैं, यहां पर लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेल्थ को और स्टेटस को नहीं देते हैं। यहां पर लड़का है या लड़की है, उनको लगता है यार हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि घराना हमें कल को शादी के बाद ऐसा मिले कि भाई हमें तनिष्क की ज्वेलरी पहनाई जा रही है, या लड़के को ऐसा लगे कि यार मेरे घर वाले ऐसे घर में शादी करा रहे हैं जहाँ पर मुझे करोड़ों रुपए दहेज मिलेगा, फरारी मिलेगी, हायाबूसा मिलेगी। पर्सन को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। एक्सोगेमस मैरिजेस इसलिए होती हैं बिकॉज ऐसे लोग ढूंढते हैं स्ट्रॉन्ग लव को, वो ढूंढते हैं अच्छे बॉन्ड को, वो बेसिकली यहां पर प्यार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कोई केयर करने वाला, कोई प्यार करने वाला, एक परमानेंट कंधे वाला एक पर्सन मिल जाए
भाड़ में गई बिरादरी, भाड़ में गया सरनेम। हम चाहे हिंदू हैं तो मुसलमान में भी कर लेंगे शादी, हम चाहे ब्राह्मण हैं तो शूद्र की लड़की भी उठा कर ले आएंगे। अब हम ये नहीं अपोजिट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है कि नीचे स्टेटस जिसको दिया जाता है तो उसकी इतनी चलती नहीं है। अब यहाँ पर मतलब कोई शूद्र पर्सन ये नहीं कह सकता कि भाई हम ब्राह्मण लड़का ले आएंगे, कहाँ से ले आओगे भाई आप, वो एग्री भी तो होना चाहिए। आप यहाँ पर ऊपर से नीचे बात कर सकते हो। आप यहाँ पर जिसको हायर स्टेटस मिल रखा है आप उसके पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हो कि एक्सोगेमस मैरिजेस में एक घर परिवार के लोग, मतलब मान लो कि कोई भी लोग हैं, आपके मम्मी पापा एग्री करके, मतलब मान लो कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, जो सोसाइटी ने मुझे बता रखा है, ये सारे स्टेटस जो होते हैं, मतलब देखो पर्सनली मैं तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। ईद वाले दिन मैं मुसलमान होता हूँ, क्रिसमस वाले दिन मैं क्रिश्चियन बन जाता हूँ, ठीक है। गुरु नानक जी का जब बर्थडे होता है उस दिन मैं सरदार बनकर घूम रहा होता हूँ, और नवरात्रों पर मैं हिंदू होता हूँ। तो मैं तो भाई सारे धर्मों का हूँ, और इसलिए सारे धर्मों की जो रीति रिवाज परंपराएं होती हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो मतलब डैट इज़ माई परस्पेक्टिव, बिकॉज आई बिलीव दैट टॉलरेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और हर धर्म की इज्जत करते हुए फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपका जो सबसे बड़ा जो लाइफ में जो लालच होना चाहिए ना, वो होना चाहिए ब्लेसिंग को लेकर। लालच पैसों का, इन सब चीज़ों का, ये तो बहुत छोटे लालच होते हैं। पर्सनली इफ़ आई टेल यू माई परस्पेक्टिव, मैं ना ब्लेसिंग, चाहे वो किसी भी धर्म का कोई गॉड हो या कोई भी रिचुअल्स हो किसी के भी, मैं सबसे ज़्यादा जो लालच रखता हूँ वो ब्लेसिंग का रखता हूँ। और ब्लेसिंग एक ऐसी चीज़ है हर डायरेक्शन से आनी चाहिए, क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे प्रकार का एक कवच बना देती है। इस चीज़ को लाइफ में शायद से आप समझ पाओ या नहीं समझ पाओ, या बहुत देर में समझ पाओ, लेकिन मेरे में तो है मतलब इतनी समझ डैट आई एम वेरी टॉलरेंट। और ये चीज़ मैं प्राउडली क्लेम कर सकता हूँ, और आपको भी टॉलरेंट होना चाहिए। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉट पॉलिटिशियन से, या फिर आपको जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलता है या न्यूज़ चैनल्स पे जो दिखाया जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको अगर छोटी सोच वाला इंसान बनकर रहना तो आप वैसे ही रहो, मर भी जाओगे कल को आप तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर लोग ना लव और बॉन्ड को, प्यार को, केयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनको ये लगता है कि भाई हमारी बिरादरी का कोई पर्सन है, कल को शादी के बाद वो अपना असली रवैया दिखाए, या फिर एक लड़की को लगे कि कल को वो हमारी इज्जत नहीं करे, एक लड़के को लगे कि मतलब मैं कोई पर्टिकुलरली एक लड़की के पर्सपेक्टिव से कोई लड़के को लगे कि यार मैं कोई पर्टिकुलरली प्यार करने वाला एक अच्छा जो पार्टनर है वो अपनी बिरादरी में तो नहीं ढूंढ पाया, मुझे तो भाई दूसरों की बिरादरी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये रीजंस होते हैं एक्सोगेमी मैरिजेस के, यानी कि यहाँ पर पर्सन का कोई वेल्थ और स्टेटस का कोई लालच नहीं होता है, ठीक है। अब लेकिन आपने अगर इस टॉपिक को ध्यान से सुना है, समझा है, अब इस टॉपिक को ध्यान से समझने के बाद दोस्तों आपको ये मतलब आप ये जानने के लिए बहुत इच्छुक होंगे कि सर आप बताओ एक बारी, मतलब मैं तो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगा ये वाली बात, और बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा आपको ये वाली बात, कि आपके हिसाब से सर कौन सी मैरिज परफेक्ट है। जेनुअनली सारी हंसी मजाक को छोड़ते हुए एकदम सिंसियर तरीके से बताओ कि शादी कैसी होनी चाहिए, समाज को सब कुछ दूर रख के, घर परिवार वाली बातों को दूर रखकर। तो देखो इसका एक जर्नल आंसर भी दूंगा मैं और एक स्पेसिफिक आंसर भी दूंगा। जर्नल आंसर तो देखो ये है, आई डोंट नो अबाउट योर थिंकिंग बट आई प्रिफर लव, बॉन्ड, प्यार एक्सेट्रा। पर्सन अगर केयरिंग है, पर्सन अगर अपनी पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में लेकर आ रहा है, तो भाई जो ये वेल्थ और स्टेटस के पीछे अगर मैं शादी करूँगा, अगर मुझे शादी में 1 करोड़ दहेज मिल रहा है, लेकिन वहीं पर अगर मेरे ऑरा के साथ मैच करती हुई मुझे कोई बंदी मिल रही है, तो ऐसे 1 करोड़ तो रोज दान करने की औकात रखूंगा मैं फ्यूचर में, क्योंकि उसकी पॉजिटिविटी प्लस माई पॉजिटिविटी विल बिकम इन्फिनिटी पॉजिटिविटी। तो आई प्रेफर दिस। अब ये तो हो गया एक जनरल आंसर जो मेरे दिल से निकला, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक आंसर क्या होना चाहिए विद प्रूफ, जहां पर आपके पास कुछ कुछ पुख्ता सबूत हो। तो देखो बायोलॉजिस्ट, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर्स, इन सब का ये मानना है कि अगर आप एंडोगेमस मैरिजेस करते हो ना,
ये बहुत विनाशकारी है आपके जीवन के लिए। लॉन्ग टाइम में ये चीज़ सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि आपके बिरादरी में शादी करने से वो जीन्स इतने, डीएनए इतने क्लोजली घूमेंगे, अगर हम सिर्फ बायोलॉजिस्ट के परस्पेक्टिव से बात करें, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप शादी कर लो अपनी बिरादरी में, खुशी खुशी कर लो, अपने वर्ण में कर लो, अपने कास्ट में कर लो, क्लोज रिलेटिव्स के साथ कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन बच्चा ही पैदा नहीं होगा, जनरेशन आपकी खत्म हो जाएगी एक दिन। और ये चीज आपने देखी होगी पारसीज में। तो समाज का ये जो ढांचा है ना, जैसे बात यही है, मतलब मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ कि एक बार लाइफ में यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम निकले ना निकले उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी थिंकिंग बहुत ब्रॉड हो जाती है। आपके घर परिवार में आपको समझाया जाता होगा, नहीं बेटा अपनी बिरादरी में शादी करनी है, वो करना है, बाहर के लोग ऐसे होते हैं, वो होते हैं, नीच होते हैं, हमारी बिरादरी क्या कम है क्या, इतने सारे अच्छे अच्छे लड़के हैं, देखो वो पायलट बन गया, वो इंजीनियर बन गया, उनकी लड़की डॉक्टर है, हमारी बिरादरी में इतने महान रतन कोहिनूर के हीरे गढ़कर जमकर बैठे हुए हैं, तो हमें बाहर शादी क्यों करनी है। लेकिन ये चीज़ है ना, आपके घर वालों के नज़रियों के हिसाब से सही हो सकती हैं, लेकिन आपके जो घर वाले बोल रहे हैं वो वाहियात बात बोल रहे हैं। सरकार पागल नहीं है कि उसने स्कीम चलाई थी पारसीज के लिए, जियो पारसी स्कीम, और इसके बारे में हम फाउंडेशन कोर्स में काफ़ी बार बात कर भी चुके हैं। पारसीज के साथ पता है दिक्कत क्या हो रही है? ये कौन सा धर्म फॉलो करते हैं? ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म। इनके साथ, अच्छा ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म क्या होता है? ये अग्नि की पूजा करते हैं, 24 घंटे एक पारसी के घर में आग जलती रहती है। ठीक है, दीज आर माइनॉरिटीज़। हिंदू, वैसे भी हिंदू को छोड़कर बाकी सब लोग माइनॉरिटीज़ ही होते हैं हमारे देश के अंदर, लाइक मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैनास एंड पारसीज। तो ये सेंट्रल सेक्टर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, जहाँ पर पारसीज के साथ दिक्कत ये हो रही है कि इनकी पॉपुलेशन अब डिक्लाइन हो रही है, इनके बच्चे पैदा हो नहीं पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? बिकॉज ऑफ एंडोगेमस मैरिजेस। और ऐसा अगर आपको लगता है कि हमें अपनी बिरादरी के अंदर शादी करनी चाहिए, कर लो, वो चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है, आपका आराम से बच्चा कंसीव हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बिरादरी की पॉपुलेशन एक दिन कंप्लीटली इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएगी। कर लो आप शादी अपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कुदरत ने भी इसी चीज़ को सही देखो, अगर कुदरती रूप से अगर एंडोगेमस जो मैरिजेस है वो ठीक होती, अपनी बिरादरी में शादी करना वो करना, तो फिर कुदरत रोक क्यों रही है उस जनरेशन को? जब आगे चल के जनरेशन हो ही नहीं पाएंगी तो ऑब्वियसली बात है, एक दिन उसका मतलब उस वर्णा का, उस कास्ट का या क्लोज बिरादरी में शादी जो लोग कर रहे हैं वो लुप्त हो जाना है उन्होंने एक दिन इस पृथ्वी से, वो डायनासोर बनकर रह जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे वो। इसका मतलब कुदरती रूप से भगवान भी यही चाहता है कि आप एक्सोगेमस मैरिजेस को इंपॉर्टेंस दो। यू शुड मैरी आउटसाइड योर वर्ण एंड कास्ट सिस्टम, बिकॉज यहाँ पर जैसे एक वो होता है ना, आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, जिसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर ब्रीडिंग, है ना, या जैसे आप प्लांट्स फ्लावर्स के अंदर पढ़ते हो क्रॉस पॉलिनेशन, तो या फिर ये जो डीएनए को मिक्स करके, जैसे दो स्पीशीज़ को हम मिक्स कर कर उनके जीन्स को मिलाकर एक नया कैटेगरी जो पैदा करते हैं, कुदरत भी इसी चीज़ को सही मानती है। ठीक है, क्योंकि रिसर्च ये शो करती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एग्जाम्पल्स मैंने आपको काफ़ी दे दी। रिसर्च ये शो करती है कि एंडोगेमस मैरिजेस जो हैं, इसमें दिक्कत क्या होती है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो सेम, मतलब लगातार शादी करते रहते हैं आपस में ही, तो सिमिलर तरीके की एक पॉपुलेशन स्पेसिफिक, उनके अंदर एक जेनेटिक डिसीजेस जो होते हैं वो पनपने लग जाते हैं। अब पारसीज के अंदर ऐसा होने लगा है, और ज़्यादा कम्युनिटीज़ भी दूर नहीं है इस चीज़ से। तो जो आज की जो एजुकेशन है, प्लस जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल बिताते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं होता कि कई लोग कहें
तुम कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न बातें करते हो, दूसरों की बिरादरी की, दूसरों की कास्ट की लड़कियों को तुम उठा कर ले आए, हमारे परिवार के अंदर गंदा खून मिक्स हो जाएगा। तुम ब्राह्मण हो और शूद्र की लड़की को उठाकर लेकर आ रहे हो, बच्चा जो होगा हमारे अभी तक खानदान का जो खून चलता था वो सारा का सारा बदल दोगे तुम खानदान का इतिहास। ये सब बातें सेंटी करने के लिए ठीक होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको एक विनाश की तरफ लेकर जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगर सच में पर्सन अगर अपने कास्ट को छोड़कर दूसरे कास्ट में शादी कर रहा है, अपने वर्ण को छोड़कर दूसरे वर्ण में शादी कर रहा है, तो वो यानी कि एनरिच कर रहा है अपने जीन्स को, अपने डीएनए को, वो कपल एनरिच कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन और जो ब्रॉडर व्यूज हैं मॉडर्निटी के ऊपर, वो बेसिकली ये एजुकेटेड लोग और मॉडर्न लोग अपनी प्रेफरेंस आजकल दुनिया के अंदर कम दिखाने लग गए हैं फॉर एंडोगेमी। बिकॉज पढ़े लिखे लोगों को ये चीज़ पता है कि इसकी वजह से फिर जेनेटिक डिसीजेस जो हैं वो पनप सकते हैं, और क्या पता अगला शिकार आप हो कि आपके जो भी मनोकामना रही हो कि यार हमारा ऐसा बच्चा हो, हमारे ऐसे बेटा हो, ये हो वो, और आप कंसीव ही ना कर पाओ कभी। लेकिन अब हमेशा एजुकेटेड लोग और मॉडर्न लोग हमेशा एंडोगेमस मैरिजेस को इग्नोर करके एक्सोगैमी की तरफ जाएंगे। तो सोशलॉजिकल स्टडीज़ ये कहती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर आपके ऊपर होता है। लेकिन मैंने आज आपको एक प्रॉपर तरीके से व्यू पॉइंट बताया। इसको जब भी आपको आपकी लाइफ में शादी का डिसीजन है, सोचना इस बात को, इस लेक्चर को रिकॉल करना एक बारी, कि आप जो अपनी बिरादरी में शादी करना चाहते हो, घर वालों के प्रेशर से वो घर वाले करवा रहे हैं एक सेंटी कार्ड आपके ऊपर फेंक कर, तो आप क्या देख रहे हो? मतलब उसमें आप वेल्थ देख रहे हो, स्टेटस देख रहे हो, आप प्यार को ढूंढ रहे हो, आप एक परमानेंट कंधे को ढूंढ रहे हो। सबसे पहले तो एक फैक्टर ये आएगा जो आपका पर्सनल फैक्टर होगा, जो आपका पर्सनल कॉल होगा। दूसरा, लेकिन इसको वैज्ञानिक तौर पर भी सोचना कि क्या जेनेटिक डिसीजेस कल को अगर बढ़ने लगे, और क्योंकि मैं शादी कर रहा हूं या मैं शादी कर रही हूं अपनी ही बिरादरी के अंदर, तो अगला शिकार उसका मैं तो नहीं हूं। पॉपुलेशन डिक्लाइन जो होने लग जाएगी हमारी बिरादरी में आगे चलकर सेम बिरादरी में शादी करने की वजह से, तो क्या उसका अगला शिकार मैं और मेरा हस्बैंड तो नहीं, मैं और मेरी वाइफ तो नहीं। ये चीज़ अगर आप सोचना, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से बस एक ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि और कुछ गलत हो जाएगा। पॉपुलेशन स्पेसिफिक ये जो जेनेटिक डिसीजेस होते हैं ये फिर आपकी आबादी को खा जाएंगे। तो जो मोस्ट प्रेफरेबल मैरिजेस हैं दैट इज मैरिंग आउटसाइड वंस ओन वर्ण। ठीक है, यहां पर आपको लव, बॉन्ड, प्यार और ये सब भी मिलेगा। वो आपको वैसे एंडोगेमस मैरिजेस के अंदर भी मिल सकता है, लेकिन ऑब्वियस ये बात है कि अगर एक्सोगेमस मैरिजेस को कोई प्रेफर कर रहा है ना, तो ये तो फिर पहचान एक लव मैरिज की। पता लग ही रहा है कि 99% केसेस के अंदर अगर किसी ने बोला है, मतलब कोई अगर मान गया है कि आप अपने वर्ण के बियॉन्ड, अपने कास्ट के बियॉन्ड शादी कर रहे हो, तो लड़की ने या तो माँ बाप को कहा होगा कि मुझे उनसे शादी करनी है, ये एक लड़के ने अपने माँ बाप को कहा होगा कि मैं तो उस लड़की से शादी करूंगा, वो हमारी कास्ट की नहीं, हमारी बिरादरी की नहीं है, लेकिन मुझे उससे प्यार है। और एंडोगेमस मैरिजेस कहीं ना कहीं शो करती हैं अरेंज मैरिज सिस्टम को। तो ये नियर फ्यूचर में आपके सामने, आपकी ज़िंदगी के सामने ये दरवाज़ा खटकेगा, और तभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चूज़ करना है। हाँ जी मयूर, बताओ। आकांक्षा कह रही शादी ही नहीं करेंगे। हाँ तो दोस्तों, मयूर का एक सवाल है कि सर पारसीज तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुसलमानों की बिरादरियों में तो जो इस्लामिक पीपल हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो तो आप बहुत क्लोज रिलेटिव्स में वो शादी कर लेते हैं, है ना। कि यहाँ पर तो एंडोगेमी मैरिजेस के अंदर हम एक कास्ट और एक वर्ण की बात कर रहे हैं, तो वो कास्ट और वर्ण भी मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, आप यही कहना चाह रहे हो। लेकिन मुस्लिम्स के अंदर तो मैरिजेस हो सकता है कि एक बहुत क्लोज रिलेशन में भी हो जाए, तो उनका क्या? तो देखो दोस्तों, इसका ये आंसर है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। देखो जहाँ पर लोग ना अवेयर नहीं है, सबसे पहले तो देखो मैं एक अच्छा वर्ड यूज़ करूँगा, अवेयर नहीं है।
तो वहाँ पर ही ऐसी दिक्कत है क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये वाली चीज़। अब आज से पहले, अच्छा आप बता दो मुझे, आपको इस पृथ्वी पर 20-25 साल हो चुके हैं आप तीनों को, ठीक है। आप लोगों को कहाँ पता थी ये वाली इन्फॉर्मेशन, है ना। और आप में से जितनी ऑडियंस मुझे सुन रही है, तो आप लोगों को भी शायद से नहीं पता होगी ये। और मैंने तो कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी तो बनाई नहीं है, मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ ना कि मोदी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट ये पागल है क्या, ये जो स्कीम लॉन्च कर रही है। चलो, मतलब इसमें पता है क्या करा जा रहा है इस, अब आप कहोगे कि सर इस स्कीम का क्या मतलब है। सरकार ना हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि भैया आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, कृपया आप अपनी बिरादरी बिरादरी के बियॉन्ड भी सोचो। सारे लोगों की चमड़ी वैसी ही है और सबका खून लाल है। अपने अपने अंदर शादी मत करो, एक दिन तुम लुप्त हो जाओगे धरती से। और जियो पारसी स्कीम मतलब जब ये आई थी, सरकार इतनी ज़्यादा मतलब इनके पीछे फोकस्ड है, ज़बरदस्ती से नहीं प्यार से ही समझा रही है कि जियो पारसी स्कीम 2 भी लॉन्च हो गई थी। अब जहाँ तक मुझे याद है, जियो पारसी सेकंड स्कीम जो है वो भी लॉन्च हुई थी। सेकंड भी लॉन्च हुई थी आई थिंक, पर मुझे उसका जस्ट अ मिनट, जहाँ तक मुझे याद है वो लॉन्च तो हुई थी, या फिर उसको रिवैम्प्ड वे में मतलब थोड़ा सा वैसा करके न्यू पैकेज के साथ लॉन्च करा होगा। हाँ लॉन्च हुई थी, हाँ हुई थी। तो इसके अंदर क्या है, देखो लिखा क्या हुआ है, जियो पारसी स्कीम इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, 2013 में इसको लॉन्च करा गया था, टू रिवर्स द डिक्लाइनिंग पारसी पॉपुलेशन। अब कैसे रिवर्स करेंगे आप खुद बताओ ना, इंजेक्शन ठूस कर, मार पीट कर, या कैसे करेंगे। थ्रू फाइनेंशियल एड, सरकार भाई पैसा भी देने को तैयार है, सपोर्ट भी दे रही है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, कि जिन पारसीज में इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, पारसी औरतों में प्रेगनेंसी की दिक्कत है ना, या फिर देख रहे हो दिक्कत क्या आती है, न्यूबॉर्न बेबीज के साथ भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स चले आते हैं, ठीक है। तो वहां पर उनको बेसिकली ये समझाना। अच्छा अब क्या है, मतलब सरकार आप डायरेक्टली तो बोलेगी नहीं कि आप अपने मतलब कम्युनिटी छोड़कर बाहर शादी वगैरह वो कर लो। तो सरकार इनको ये बोल रही है कि जिन जिन मर्दों के अंदर इनफर्टिलिटी है या प्रेगनेंसी की दिक्कत है औरतों के अंदर, या न्यू बॉर्न जो बेबीज़ हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ वो बॉर्न हो रहे हैं, तो उनको सरकार फाइनेंशियल एड और सपोर्ट वगैरह दे रही है, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे हो यहाँ पर सरकार का इनडायरेक्टली इशारा किसकी तरफ है, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी या न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। अब आप खुद सोचो ना क्यों हो रहे हैं उनके अंदर ये, पारसीज के अंदर ये क्या दिक्कत हो रही है, कोई मतलब कुछ दिक्कत, मतलब उनमें क्या कुछ बीमारी फैली हुई है, या फिर वो क्या कोई मुर्गी हैं जैसे बर्ड फ्लू फैल जाता है हर साल, या फिर कोई जानवर हैं कि मतलब या फिर उनको कोरोना हो रखा है, कि मतलब क्या हो रहा है, पारसी साथ दिक्कत है क्या। अब सरकार खुलकर नहीं बोल पा रही है इस स्कीम के अंदर, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमें किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना है, और ऊपर से फिर बवाल मच जाएगा क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ हैं। लेकिन इशारा तो एक ही तरफ है ना कि भाई आप अपनी बिरादरी को छोड़कर बाहर भी सोचो शादी करने के बारे में, क्योंकि ये दिक्कत है। और ये दिक्कत अभी क्या है कि मुसलमानों को अभी नहीं हो रही है मयूर, लेकिन नियर फ्यूचर में हो सकती है, ये हमें विज्ञान कहता है। और प्रूफ क्या है इस बात का कि पारसीज के साथ हो तो रहा है ये। तो पहले तो मैंने आपको एक वर्ड बताया कि मुसलमानों में ये वाली चीज़ इसलिए हो रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। और दूसरी चीज़ ये भी है कि एजुकेशन जो है वो मुस्लिम क्लासेस की, मुस्लिम पॉपुलेशन की थोड़ी कम होती है। इस चीज़ को दोस्तों, मतलब आप में से कोई एक कोई मुसलमान है तो आई एम सॉरी टू से डैट, बट इस चीज़ को डिनाई नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये वाली बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको कोई भी चीज़ जो समझाता हूँ वो आंकड़ों के बेसिस पर, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर, फैक्ट्स के बेसिस पर ही बताता हूँ। आप इसको गूगल सर्च कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पर जिन कम्युनिटीज़ के अंदर एजुकेशन कम है तो वो थिंकिंग भी नैरो हो जाती है, और फिर इंसान का नेचर थोड़ा सा स्टब्बन हो जाता है, वो मानने को तैयार होते नहीं है इतनी ईजिली। कोई भी हो, चाहे मतलब आप हो, मैं हूँ, हमारी बिरादरी के अंदर कोई लोग हो, हमारे घर परिवार के अंदर कोई लोग हो। अब जैसे टॉलरेंस जो है वो मेरे अंदर है, ठीक है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैं, और चीज़ों के बारे में फैमिलियरिटी है, यूपीएससी की तैयारी करी हुई है। लेकिन ये चीज़ को मैंने देखा है अपने परिवार के अंदर की, परिवार के अंदर भी, कि टॉलरेंस की भावना मेरे घर परिवार के लोगों में भी कम है।
ये चीज़ मैंने अपने गांव में भी होते हुए देखी है, अपने परिवार में भी होते हुए देखी है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अ, कोई जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके बर्तन चम्मच अलग करना, वो करना, मैंने अपनी ये वाली चीज़ ऑन रिकॉर्ड में आपसे ये वाली चीज़ बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी ये वाली चीज़ दादी को भी करते हुए देखी है। अब आजकल के जो हमारे जनरेशन है, जैसे मेरे मम्मी पापा का मैं हूँ, मेरे भाई बहन हैं, चाचा चाची के बेटे हैं, बुआ फूफा के बच्चे हैं, वो लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम सब पढ़े लिखे नए ज़माने के लोग हैं। और ये चीज़ सिर्फ मेरे परिवार के अंदर दिक्कत नहीं होगी, आपके परिवार के अंदर भी ये दिक्कत होगी। टॉलरेंस की दिक्कत होगी कि आप लोग सबके साथ बैठकर सबको अच्छा समझते हो, सबको अपना समझते हो, लेकिन आपने अपने घर परिवार के लोगों को सुना होगा ऐसा कहते हुए कि हिंदूज ऐसे, मुसलमान ऐसे, इन सालों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। होती हैं ऐसी बातें, क्यों नहीं होती? आप उसको डिनाई कर सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि होती हैं। तो अगर सबसे पहले अगर आप परिवर्तन कहीं लेकर आना चाहते हो तो अपने घर परिवार के लोगों की सोच में लाने की कोशिश करो उसको, तब जाकर तो आप सामाजिक तौर पर कोई परिवर्तन लेकर आ सकते हो। आपके इतने सपने होते हैं कि मेरे को आईएएस बनने के बाद ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, टिकमा करना है। आप अपने घर के 4 लोगों की बुद्धि तो पहले परिवर्तित करके दिखा दो, तब तो जाके समाज में कोई आपकी बात सुनेगा। आपका डीएनए ही अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, बाहर के लोग क्या खाक सुनेंगे आपकी बात? कर क्या लोगे आप? 4 लोगों को तो चेंज नहीं कर पा रहे आप अपने घर परिवार में, उनकी थिंकिंग को चेंज कर नहीं पा रहे, पूरे समाज को कैसे चेंज करोगे? तो आई होप दोस्तों ये सारे एस्पेक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद कमिटमेंट टू कास्ट ऑक्यूपेशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पुराने ज़माने के अंदर जो ये वर्ण सिस्टम है उसके अंदर ये जो कास्ट है, इनकी ऑक्यूपेशन को भी सोसाइटी के अंदर फिक्स रखा जाता था। ब्राह्मण्स का क्या रोल था? ब्राह्मण्स का क्या रोल था? पूजा पाठ करना, या तो वो प्रीस्ट होंगे या फिर टीचर्स, आज भी वही है ना? क्षत्रिय वॉरियर्स, वैश्यास, हाँ ट्रेडिंग मर्चेंट्स वगैरह क्लास, और शूद्र बाकी 3 लोगों को मतलब बेसिकली काम करेंगे, है ना, मीनियल काम करेंगे, मीनियल सर्विस देंगे। तो हाँ, तो सोसाइटी ने हमेशा हमारी कास्ट बाउंड्रीज मतलब ऐसे भी डिफाइन हुई है कि सोसाइटी के लोगों ने कमिटमेंट हमेशा दिखाई है टुवर्ड्स कास्ट ऑक्यूपेशन, है ना। जैसे आज भी कुछ कुछ लोग होते हैं, आपने सुना है कि जैसे आकांक्षा, रिया, आपने तो यूपी एमपी के अंदर सुना होगा कि कुछ जो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो आज भी लोहार होते हैं, है ना, चमड़ा बनाते हैं, या फिर नाऊ परिवार से होते हैं कि उनका पुश्तैनी धंधा चला आ रहा है, मतलब वो बाल काटने का, धोबी होने का, लोहार होने का। या आपने एक कम्युनिटी का नाम एक और सुना होगा, जो चरवाने लेकर जाते हैं, जो चरवाहक होते हैं। हमारे एक टर्म होती है यूज यूपी एमपी में आकांक्षा, या डेफिनेटली आपने सुना होगा गरड़िया, है ना। हाँ, तो वो क्या करते हैं कि वो शेपर्ड, या जो मतलब बेसिकली जिनके पास आकांक्षा भेड़ बकरियां होती है ना, उनको चरवाने लेकर जाते हैं। तो ये तो चलो एक चीज़ हो गई कि पुराने ज़माने में किसी के पास भेड़ बकरियां होंगी तो वो चरवाने लेकर जाते हैं। तो वो उस प्रोफेशन को, जैसे मतलब मान लो कि आज वो फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एक टैग लगता है कि ये गरड़िया थे पहले, इनके पूर्वज लोहार थे, नाई थे, धोबिन थे, लोहार थे, या कुम्हार थे। कुम्हार कौन होता है? जो घड़ा मटका वगैरह बनाता है ना। तो ये सब एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ जो चीज़ें होती हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ये भी चीज़ चिपकी हुई होती है। चिपकी हुई है इसका मतलब कमिटमेंट है कि मतलब वो जो पर्टिकुलर कास्ट की जो आगे की जनरेशन के जो लोग हैं वो भी इसकी तरफ कमिटमेंट दिखा रहे हैं कि हाँ, हमारे बाप दादा ये वाला काम करते थे तो हम भी यही करेंगे। फिर कास्ट बाउंड्रीज इस तरीके से भी डिफाइन करी जाती है कि जो लाइफस्टाइल के बेसिस पर, और यहाँ पर एक टर्म आ रही है आपके सामने, एस्क्राइब्ड लाइफस्टाइल। ठीक है, एस्क्राइब्ड लाइफस्टाइल। देखो, एस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब होता है थोपा हुआ। जो आपकी जिंदगी में कोई भी चीज अगर जो प्री डिटरमाइंड होती है ना, उसको आप कहते हो एस्क्राइब्ड। ठीक है, अब यहां पर 2 वर्ड्स होते हैं, इन 2 वर्ड्स को भी समझ लो। एक होता है, जैसे आपके स्टेटस की अगर हम बात करें, एक होता है आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस जो कि प्री डिटरमाइन होता है, और एक होता है आपका
अचीव्ड स्टेटस, जो कि आपने अचीव करा होता है। ठीक है, फर्क समझा देता हूं मैं अच्छी तरीके से, आपको ध्यान से समझना। देखो जो ये जो एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस है ना, तो आकांक्षा ये वैसे तो मतलब सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा जा रहा है, लेकिन इसको आप तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना, बिकॉज ये हमारे साइकोलॉजी ऑप्शनल का पार्ट है ये। ठीक है, आगे चलकर ये आपको हेल्प करेगा क्लास 12 की एनसीईआरटी को समझने में। एस्क्राइब्ड स्टेटस जो है ये डिटरमाइन कैसे होता है, तो इट इज़ डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। इट इज़ डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो अगर ये बर्थ के साथ चिपका हुआ स्टेटस है, जैसे आप आप सभी के ऊपर क्या कोई आपको क्या चॉइस दी गई थी पैदा होने के टाइम पर? शिवजी ने गोदी में बिठाकर आपसे पूछा था, बेटा कौन सा परिवार चाहिए, कौन से शहर के अंदर बॉर्न होना चाहते हो, बताओ सरनेम क्या चाहिए, बताओ जेंडर क्या चाहिए? पूछा था? नहीं पूछा था। तो वो जो स्टेटस था आपका, जो अभी तक चला आ रहा है आपके ऊपर थोपा हुआ, वो है आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस। इवन आपका नाम भी एस्क्राइब्ड होता है, क्योंकि उसके लिए भी आपको चॉइस नहीं दी गई थी। तो जिस चीज़ के लिए आपको चॉइस नहीं दी जाती, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसका दूसरा फीचर, दिस इज इनवॉलंटरी। दिस इज इनवॉलंटरी नेचर, यानी कि आपकी मर्जी के बियॉन्ड होता है ये वाला काम। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इससे कोई नफरत है इस स्टेटस से, लेकिन इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिली थी। दिस इज इनवॉलंटरी। लेकिन वहीं पर जो अचीव्ड स्टेटस होता है, ये एक अर्नड स्टेटस होता है। यहां पर आप इसको अर्न करते हो थ्रू योर एफर्ट्स, या फिर जिन चीजों को लेकर आपको दी जाती है चॉइस। एस्क्राइब्ड स्टेटस में आपका या तो बहुत कम कंट्रोल होता है, आपकी चलती है तो बहुत कम चलती है, या फिर देयर इज ऑलमोस्ट नो पर्सनल कंट्रोल। या तो लिटिल कंट्रोल या ऑलमोस्ट नो पर्सनल कंट्रोल। अच्छा, अब आप कहोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे सब कुछ थोपा हुआ आता है, तो नो पर्सनल कंट्रोल लिखो ना, लिटिल क्यों लिख रहे हो? देखो लिटिल कभी कभार किसी चीज़ों में ऐसा होता है कि आपको अगर अपना नाम चेंज करवाना ना बड़े होकर, तो आप करवा सकते हो। करेंटली अगर हम बात करें, अगर आपको अपना आधार पे नेम चेंज करवाना है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट पर अगर आपका किसी का कोई नाम था, या घर में आपको 3-4 नामों से बुलाया जाता है, आपको कोई ऑफिशियल नाम रजिस्टर करवाना है, तो आप उसको रजिस्टर करवा सकते हो, आप चेंज करवा सकते हो। लाइफ में अपने नाम को आप कभी भी चेंज करवा सकते हो। तो वो है आपका एक लिटिल कंट्रोल। अच्छा, एक लिटिल कंट्रोल ऐसे भी आ जाता है, ये लड़कियों के लिए होता है। एग्जाम्पल जो मैं देने जा रहा हूँ, आप जिस घर परिवार में बॉर्न हुए हो उसके साथ एसोसिएटेड आपका एक सरनेम होगा, और कल को अगर आप एक एक्सोगैमस मैरिज करते हो, तो आप अपने हिसाब से जो लड़के वालों का जो सरनेम होगा उसको आप बदल सकते हो, अपने सरनेम को जो अभी तक आपका चला रहा है शादी से पहले, शादी के बाद चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका एक थोड़ा बहुत कंट्रोल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका वैसे कंट्रोल नहीं है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो माता पिता आपको मिले, जो घर परिवार आपको मिला, जो लोकेशन आपको मिली, जो लोकेलिटी मिली जहाँ पर आपका घर है, जो शहर आपको मिला, तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं था। भोलेनाथ ने अगर अपनी गोदी में बिठाकर अगर आपको पूछा होता कि आप कहाँ बॉर्न होना चाहते हो, तो आप तो वो गली मोहल्ला वो शायद से होता चुनते ही नहीं, आप ये देश भी नहीं चुनते, आप तो कहते लास वेगस में जन्म करवा दो मेरा। और जो अचीव्ड स्टेटस है ये बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल एबिलिटी। इट इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल एबिलिटी, या फिर आपको जो चीज आपके मेरिट के बेसिस पर मिलती है। इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल क्या होंगे एस्क्राइब्ड स्टेटस के? यहां पर बात होती है रेस की, जेंडर की। क्या इन सब चीज़ों में कोई आपका कंट्रोल था पैदा होने से पहले? बिल्कुल भी नहीं।
आपकी एज, अगर आज आप चाहते हो कि साल 2026 में हम इतनी इतनी एज के हो जाएं, तो जब से आप पैदा हुए थे तब से लेकर अभी तक जो आपकी एज है आपकी वही चलेगी, और आपकी फैमिली लीनेज जो आपके परिवार की जो जड़ है। और यहां पर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अचीव्ड स्टेटस का। यहां पर आपने सारी चीज़ें, वो चीज़ें काउंट होती जो आपने अर्न करी हैं, आपने उसके लिए मेहनत मुशक्कत करी, आपने एफर्ट्स मारे हैं उसके लिए। आप यहां पर जो चीज़ें हैं, जो अपनी किस्मत है, अपनी चॉइस से बनाते हो। आपको चॉइस दी गई है बहुत सारी चीज़ों की, आपके अंदर एक एबिलिटी है, मेरिट के बेसिस पर आपने स्टेटस कमा रखा है। तो यहाँ पर है, जैसे अगर आप डॉक्टर बनते हो तो डॉक्टर आप लक फैक्टर की वजह से, या फिर मम्मी पापा डॉक्टर है तो ज़रूरी थोड़ी ना आप डॉक्टर बन जाओगे, तो डॉक्टर। या फिर आपने स्पाउस का डिसीजन, स्पाउस कौन होता है, आपका पार्टनर, यानी कि स्पाउस एक कॉमन, एक न्यूट्रल टर्म होता है। जैसे वाइफ अपने हस्बैंड को स्पाउस बोल सकती है, और एक हस्बैंड अपनी वाइफ को स्पाउस बोल सकते हैं। तो जो स्पाउस वर्ड है उसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी। वाइफ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हस्बैंड उसका स्पाउस है, हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वाइफ उसकी स्पाउस है। ठीक है। उसके बाद अगर किसी को क्रिमिनल बनना है तो ये भी एक, मतलब हम यहाँ पर इसको एबिलिटी मेरिट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी एक अर्नड स्टेटस है कि पर्सन ने कुछ ऐसी हरकतें कर रखी हैं तभी तो वो क्रिमिनल हम उसको कह रहे हैं। या फिर अगर आप कॉलेज में किसी डिग्री से अगर ग्रेजुएट हो जाते हो और आपको एक टॉपर का सर्टिफिकेट मिल रखा है, या फिर अगर आप अपने स्कूल के अंदर प्रिफेक्ट हो, हेड गर्ल हो, हेड बॉय हो, तो ये जो चीज़ है ये अचीव्ड स्टेटस है आपका। तो यहाँ पर जो कास्ट स्ट्रक्चर है, जो कास्ट स्ट्रक्चर है वो मेंटेन्ड होता हुआ है भारत में अभी तक। भारत हमारे समाज का जो पार्ट है वो अभी तक इसलिए बनता हुआ है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स लाइक स्ट्रिक्ट प्योरिटी इन पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट, रूल्स ऑफ कॉमेंसैलिटी, एंडोगेमी, कमिटमेंट टू कास्ट ऑक्यूपेशन एंड एस्क्राइब्ड लाइफस्टाइल। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझ में आई, क्लियर है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।